हेलो नमस्कार दोस्तों, यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विद्यासागर सामान्य ज्ञान के अध्याय वार जो है देखेंगे। तो विद्यासागर सामान्य ज्ञान का पहला अध्याय है आदि मानव काल। आदि मानव काल के बारे में हम लोग देखेंगे और एक एक करके जो है सभी अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी अभी तक मेरे दोस्त चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाइए और इसको देखिएगा। और आप लोग जो है इससे बहुत इसको बेनिफिट आपको लोग मिलेगा। तो आइए, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की स्रोत क्या है। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए दो स्रोत है। पहला है लिखित स्रोत, दूसरा है अलिखित स्रोत। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के दो स्रोत है, लिखित और दूसरा अलिखित। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो लिखित इतिहास के जो स्रोत है, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा का ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ तथा विदेशियों के विवरण। माने संविधान जो भारतीय इतिहास है उसको जानने का दो स्रोत है, पहला लिखित है, दूसरा अलिखित है। तो लिखित जो इतिहास है उसके स्रोत क्या क्या है, तो धर्म ग्रंथ से मिलता है, ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथों से मिलता है, या विदेशियों के आक्रमण से चाहे उनके विवरण से मिलता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो अलिखित इतिहास के स्रोत जो है निम्नलिखित है। पहला पुरातत्व है, भौतिक अवशेष एवं सिक्कों के माध्यम से जो है इतिहास का स्रोत मिलता है। अगला पॉइंट 4 नंबर है कि समस्त इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उनका नाम क्या है। तो समस्त इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा का है ऐतिहासिक काल, तीसरा का है आध ऐतिहासिक काल। अब पहला जो 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को, तो उसमें पहला बोल रहा है कि प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो इस समय जो है इस इतिहास में मनुष्य के पास किसी प्रकार के कोई लिखित विवरण नहीं था। जो उस समय घटना घटा था उसका लिखित विवरण नहीं हो था, इसीलिए इसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर की ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो मानव के विकास के पास चाहे हम किसी भी घटना के लिखित विवरण उपलब्ध था, उसी को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 7 नंबर है कि आद ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है कि मानव के पास लेखन कला के प्रचलन था, लेकिन उसको सही से पढ़ा नहीं जा सकता था, उसी को हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 8 नंबर है कि मनुष्य इस धरती पर कब से है। तो 10 लाख वर्ष पूर्व से है। मनुष्य इस धरती पे 10 लाख वर्ष पूर्व से विद्यमान है। नेक्स्ट है कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ। जो ज्ञानी मानव हुआ, होमो सेपियंस जो है, तो ये लगभग जो है 30,000 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। ऐसे तो मानव का जो है पृथ्वी पर आगमन 10,000 वर्ष पूर्व से हो चुका था, लेकिन 10 लाख पूर्व से हो चुका था, लेकिन जो ज्ञानी मानव है 30,000 वर्ष पूर्व से है। अगला है 10 नंबर की मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है। तो मनुष्य की जो सभ्यता का प्रारंभिक काल था उसको पाषाण युग माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है और पाषाण का अर्थ ऐसे भी पत्थर होता है। क्या होता है दोस्तों,
पाषाण का अर्थ जो होता है पत्थर होता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट 12 नंबर का रहा है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था। तो पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन शिकार के द्वारा प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर कि खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल माना जाता है। खाद्य संग्राहक काल के रूप में पूर्व पाषाण काल को माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे। तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन है कि आग किस काल की देन है। आग जो है किस काल की देन है। तो पूर्व पाषाण काल की देन है। 16 नंबर है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। 17 नंबर है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। तो आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज पहिया थी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस प्रकार के हैं, किस काल के हैं। महाराष्ट्र में एक बोरी नामक जगह है, वहाँ से अवशेष मिले हैं, वो किस काल के हैं। तो पूर्व पाषाण काल के हैं। किस दोस्तों, पूर्व पाषाण काल के। 20 नंबर है कि पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं। तो पूर्व पाषाण काल के अवशेष जो है भारत में निम्न जगहों पर पाए गए हैं। सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में है, और बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, भीमबेटका जो भोपाल में है। तो इन जगहों पर जो है पूर्व पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। 21 नंबर है कि पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण किस चीज़ के बने होते हैं। पूर्व पाषाण काल में जो उपयोग में आने वाले उपकरण होते थे वो क्वार्टरजाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं। तो मध्य पाषाण में जो बर्तन बनते थे वो जेस्पर, एगेट एवं चर्ट के बनते थे। किसके दोस्तों, मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट एवं चर्ट के बर्तन बनाए जाते थे। 23 नंबर है कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था। तो मध्य पाषाण युग में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों, मध्य पाषाण युग में जो बर्तन का यूज होता था उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों पर पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल के जो बर्तन थे उसके अवशेष भारत के किन स्थानों में पाए गए हैं। तो ये दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मालवा में, गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में जो है मध्य पाषाण के बर्तन के अवशेष पाए गए हैं। 25 नंबर है क्वेश्चन कि मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा। तो मनुष्य जो है किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना नवीन पाषाण युग में सीखा था। कब दोस्तों, नवीन पाषाण युग में सीखा था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार प्रयोग में आते थे। तो पत्थर तथा कुल्हाड़ी एवं हंसिया का प्रयोग होता था। पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया का प्रयोग होता था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई। तो वस्त्र बुनने की कला जो है दोस्तों नवीन पाषाण युग में शुरू हुई। कब हुई दोस्तों, नवीन पाषाण युग में वस्त्र बुनने की कला शुरुआत हुई। 28 नंबर है कि कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। तो कृषि का आविष्कार और चाक का आविष्कार जो है नवीन पाषाण युग में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, नवीन पाषाण युग में कृषि का आविष्कार और चाक का आविष्कार, दो आविष्कार है दोस्तों, देखना,
नवीन पाषाण युग में हुआ था कृषि का और चाक का, जो कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसी चीज़ का आविष्कार हुआ था। 29 नंबर है कि भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिला है? तो भारत में जो है कृषि का पहला साक्ष्य जो है सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर प्राप्त हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? तो फसल काटने के जो औजार थे ये भी नवपाषाण काल में बनाए गए थे। 31 नंबर कह रहा है कि ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? तो देखो ताम्र पाषाण युग में ताम्र मतलब होता है तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। माने इस युग में जो है दोस्तों तांबा और पत्थर के दोनों मिक्स जो है युग हुआ करता था और इसको ताम्र युग या कांस्य युग के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो पहले बता दिया था कि ताम्र मतलब तांबा होता है, तो सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, आइए देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं? भारत में किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिली है? तो ब्रह्मागिरी जो मैसूर के निकट है वहाँ से, और नवदा टोली जो नर्मदा के तट पर है, यहाँ से हमें तांबा और कांसे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? तो तांबा खोजे जाने के बाद से कांसा धातु की खोज हुई। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? तो धातु युग में स्त्रियां जो है कांसा धातु की आभूषण पहनती थी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा खेती करना था। 37 नंबर है कि भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषाएं पाली, संस्कृत एवं प्राकृत है। 3 भाषा प्राचीन है, पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा जो है भारत की प्राचीन भाषा है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कि संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया? तो संसार का जो प्राचीन इतिहास है वो शास्त्रीय भाषाओं में लिखा गया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? प्राचीन जो यूरोप है वहाँ पुस्तकें जो है किन भाषा में लिखी जाती थी? तो यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? जो पश्चिम एशिया है, माने एशिया महादेश का जो पश्चिमी भाग है उसमें कौन भाषा में लिखी जाती थी पुस्तक? तो अरबी तथा हिब्रू भाषा में लिखी जाती थी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? तो शास्त्रीय चीनी भाषा में। किसमें दोस्तों? शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर कि प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो प्राचीन काल के जो अवशेष है उसका संग्रह एवं अध्ययन पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में पत्थर या धातु पर पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे शिलालेख या अभिलेख कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में सभी शासन में जो है शिलाओं पर और स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो हाथी गुम्फा है। क्या दोस्तों? हाथी गुम्फा। और हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर
46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होती है? तो भारत में जब ईरानियों के अधिकार हुआ था तो उस समय ईरान के बारे में जो है हमें दारायुशु अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? दारायुश अभिलेख से प्राप्त होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो पश्चिमी एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो हो जाएगा बोगच कोई अभिलेख से। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोगच कोई अभिलेख से हमें प्राप्त मिलती है। आइए अगर देखते हैं, देखिए अब आगे इसके बाद से हम लोग पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी आदि मानव काल के जो समय था उसके बारे में हम लोग देखें। और अब देखेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। इससे जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का संग्रह विद्यासागर और सामान्य ज्ञान में किया गया है और उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन। पहला है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है जो पॉइंट उसको देखेंगे हम लोग। आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया कि जो सिंधु सभ्यता का प्रथम अवशेष है वो हड़प्पा से ही प्राप्त किया गया था, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर है पॉइंट कि इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो इस सभ्यता का जो फैलाव है उत्तर में जम्बू से लेकर और दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, उत्तर में जम्बू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर बलूचिस्तान के मकरान से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या है? तो इस सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। इतने सारे जो है स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़, ये सब क्या है? सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। 6 नंबर देखेंगे दोस्तों, करेंगे भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इतनी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। 7 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। 8 नंबर है कि अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है भारत और पाकिस्तान में मिलाकर लगभग 1000 स्थलों का पता लगाया गया है। 9 नंबर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक विकसित है। कहीं कहीं पे आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1450 ईसा पूर्व तक मिलता है देखने के लिए। नेक्स्ट है कि 10 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई थी? तो सर जॉन मार्शल जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, इन्हीं के निर्देशन में खुदाई कराई गई थी।
12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 13 नंबर देखेंगे हम लोग कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। 16 नंबर है कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख इमारत जो है सामूहिक आसनागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सबसे बड़ी इमारत जो है अनागार है, अनाज रखने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत कहा गया है, यहाँ प्रमुख कहा गया है। तो प्रमुख कौन होगा? सामूहिक स्नानागार, और सबसे बड़ी अनागार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्य करती हुई नारी के तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था। तो मोहनजोदड़ो नगर जो है 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी। कौन कौन दोस्तों? पश्चिमी और पूर्वी में। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था। तो लगभग 1 वर्ग मील। कितना था दोस्तों? लगभग 1 वर्ग मील जो है मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल था। 21 नंबर है कि बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। बुने हुए सूती जो कपड़े थे उसके टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 22 नंबर है हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाला जो क्षेत्र है वहाँ में एक मोंटगोमरी जिला है, वहीं पे जो है हड़प्पा का है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा का खोज किसने और कब किया। तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए दोस्तों? 1921 ईस्वी में किए थे। 25 नंबर है हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है और इसका आकार कैसा है। तो प्रमुख इमारत अनागार है और आकार जो है आयताकार है। कैसा है दोस्तों? आयताकार। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागार है। तो 6 अनागार है जो ईंटों से बने हुए हैं और 2 चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। 27 नंबर है क्वेश्चन कि मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए हैं। तो हड़प्पा। मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए हैं। तो हड़प्पा में हो जाएंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। जो हड़प्पा नगर है उसकी संरचना कितने किलोमीटर में फैली है। तो इसका सेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर के घेरे में। कितने में दोस्तों? 5 किलोमीटर के घेरे में। 29 नंबर है दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे हैं। 30 नंबर है काले रंग की मिट्टी की चूड़िया सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है। तो कालीबंगा में जो है काले रंग की मिट्टी की चूड़िया जो है प्राप्त हुई है और शायद इसी कारण जो है उसका नाम कालीबंगा भी पड़ गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा में घर किस प्रकार के ईंटों से बने थे। तो कच्ची ईंट से जो है कालीबंगा में घर बनाए गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। तो गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में है।
लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है और ये खंबात के खाड़ी पे है। 33 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो सिंधु सभ्यता के जो लोथल है वहीं पे बंदरगाह मिला हुआ है। 34 नंबर है कि सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो सिंधु घाटी के जो लोगों का समुद्रिक व्यापारी था वो लोथल के बंदरगाह से हुआ करता था। तो थैंक यू दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के